ऐसे में बीजेपी को 14 सीटें मिल सकती है, लेकिन पिछली बार भी गोवा की हम बात करें तो 13 सीटें थी। तो क्या इतनी मेहनत के बाद एक सीट बढ़ेगी? अब मणिपुर में चलते हैं। मणिपुर में आप समझने की कोशिश कीजिए। माय एग्जिट पोल में मणिपुर में बीजेपी को बढ़त, डिजाइन बॉक्स और जी न्यूज के मुताबिक बीजेपी को बढ़त मिली है। बीजेपी को 32 से 38 सीटें मिल सकती है। पिछली बार 21 सीटें थी। कांग्रेस को यहां 12 से 17 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस की 28 सीटें थी। अब ऐसे में आप ये भी सोचिए कि बाकी पार्टियां भी है, जिसमें नागा पीपुल्स फ्रंट है, उसके साथ नेशनल पीपुल्स पार्टी है, उसको कितनी सीटें मिल रही है। उनके सीटों का गणित बाकी पार्टियों का गणित बिगाड़ सकता है। मैं सबसे पहले मणिपुर पे अगर आपसे बात करूं दिनेश गुप्ता साहब, तो मणिपुर में वहां भी यही चला। जो इस पार्टी का है वो उधर हो गया, जो बीजेपी का था वो कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस के लोग बीजेपी में टूट कर आ गए, नागा पार्टी के लोग उधर चले गए। वहां कोशिश ये की गई कि किसी नए चेहरे पर ज़्यादा फोकस करने के बजाय जो चित परिचित चेहरे थे इधर उधर के, उनको ज़्यादा तोड़ने की कोशिश की पार्टियों ने। ऐसे में बीजेपी को फिर से बढ़त मिलती हुई दिख रही है। तो क्या जो अमित शाह का मणिपुर मैनेजमेंट था वो यहाँ काम करता हुआ दिख रहा है? सिर्फ अभी फिलहाल के इस महा एग्जिट पोल की अगर बात करें, सर्वे की अगर बात करें तो नहीं, बिल्कुल विजय जी, जो महा एग्जिट पोल है उसमें यदि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है तो उसके लिए ये बड़े शुभ संकेत हैं कि अमित शाह जी ने जिस तरह की जो कवायद मणिपुर में की थी, अब वो एक जनादेश के तौर पर जो है स्थायित्व से मिल रहा है। और जो आगे की राजनीति है कि मणिपुर में भी अब देखेंगे ना कि उतार चढ़ाव की राजनीति शायद कम हो जाए, लोगों के दल बदल का सिलसिला शायद कम हो जाए। तो ये हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस राज्य में जो अमित शाह जी की रणनीति है वो काफ़ी हद तक मददगार साबित हुई है। जी। मैं एक बार यहाँ मिथुन भाई आपसे पूछना चाहूँगा, मणिपुर में अगर आपको लगता है, मणिपुर की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, युवा है, वहाँ के युवाओं से अगर आपकी बातचीत होती होगी, यहाँ से भी कई लोग जाते होंगे कि भाई वहाँ के युवाओं को समझाया जाए, जिस तरह यहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है वहाँ किस तरह से लड़ना है। पार्टी ने वहाँ सबसे ज़्यादा फोकस किया था मणिपुर में? आपको क्या लग रहा था? वहाँ ऐसे मुद्दे भी थे जिनको लेकर लगातार कोशिश ये की जा रही थी कि वो बीजेपी के घेरे में ना आ जाए? देखिए, जॉब सबसे बड़ा मुद्दा हर जगह है और मणिपुर में भी ये रहा, और ख़ासकर वहाँ से पलायन ज़्यादा होता। और जिन एग्जिट पोल्स की यदि बात करें तो पिछले बार भी एग्जिट पोल्स कुछ इसी तरीके का आंकड़ा दिखा रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी को पिछले बार 21 सीटें मिली थी, तो वहाँ हमारी जो पार्टी उसको 28 सीटें मिली थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के जो तरीके हैं सरकार बनाने के, तो वो युवाओं को हमने इस बार भी समझाया है, और इस बार भी हम बड़े बहुमत से वहाँ सरकार बनाएंगे। और हमने ये वादा किया है कि सब्सिडाइज जो हैं सिलेंडर्स दिए जाएंगे। हमने ये वादा किया कि पहले ही साल में हज़ारों की संख्या में सरकारी नौकरियां निकाली जाएंगी, पहले ही साल में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ बढ़ाई जाएंगी। नहीं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते एन बीरेन सिंह के काम को, यानी कि अगर आप पार्टी के हिसाब से देखें, लेकिन वहाँ के युवा थोड़ा बहुत ज़रूर मानते हैं, कोशिश वो कहते हैं, कहते हुए भी नजर आए कि धीरे धीरे प्रयास हो रहे हैं। उन प्रयासों की तेज़ी को आपने मोल्ड करने की कोशिश की थी या नहीं? देखिए, डबल इंजन की सरकार केवल प्रयास करते रह जाए, कुछ कॉन्क्रीट ना दिखा पाए, तो ये प्रयास तो बीजेपी हर जगह दिखाती रहती है। उत्तर प्रदेश में भी योगी को उपयोगी बताया जा रहा है अनुपयोगी होने के बावजूद। तो ये चीज़ें तो भारतीय जनता पार्टी की जो जुमलेबाजी है उसमें मास्टरी है, और लोगों को वो यकीन दिला देती है कि हम कर देंगे, हम हो जाएगा, 2022 में सबको मिल जाएगा, 25 में मिल जाएगा, 26 में मिल जाएगा। तो ये वादे और दावे भारतीय जनता पार्टी करती रहे। पिछले बार भी हमको चुना था, इस बार भी चुनेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के लिए 5 राज्यों से एग्जिट का ये चुनाव है। एग्जिट पोल्स चाहे कुछ भी कहें। चलिए, एक नई बात मिथुन जी यहाँ करें दिनेश गुप्ता साहब कि भारतीय जनता पार्टी के 5 राज्यों से एग्जिट का ये रास्ता है, ये एग्जिट पोल। युवा है, अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं और अच्छा पढ़ते भी हैं। तो ऐसे में क्या वाकई यूपी के अंदर कांग्रेस, मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा, हालांकि बहुत चीज़ें समग्र एक साथ कर दूंगा। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का भी वहाँ फोकस करना, छत्तीसगढ़ की जो योजनाएं चल रही थी प्रधानमंत्री का, उनका ये कहना कि हम भी आवारा पशुओं को लेकर ये सोच रहे हैं, बुलडोज़र की एक छवि सीएम की, अपराध, आतंकवाद, गुंडाई, ये सब एक साथ चला यहाँ। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं ये कोशिश करता हूँ बतौर पत्रकार, क्या मैं वो चीज़ महसूस कर पाया नहीं? आप ज़रा मेरा मार्गदर्शन करिएगा कि ये जो 7 चरण थे, इन 7 चरण में हर एक जगह का अपना एक कल्चर है, हर एक जगह का अपना एक भाषा है, और उस भाषा के साथ साथ वहाँ की अलग राजनीति भी है।
लेकिन कुल मिलाकर फिर भी हम देखें तो घूम फिर कर सिर्फ जाति पर आ जाते हैं। वहाँ के मुद्दे अलग होते हैं, परेशानी अलग होती है। अब की बार आपको क्या लग रहा है कि यूपी का जो एक फ्रेम सेट रहता है जातिगत मुद्दा, उस फ्रेम से अभी भी बाहर नहीं निकल पाई? नहीं, वो विजय जी मुझे नहीं लगता कि कभी जाति के मुद्दे से पूरी राजनीति बाहर आएगी। आप उत्तर प्रदेश नहीं, आप पूरे कभी कहीं भी आप चले जाइए, उत्तर पूरा पश्चिम उत्तर उत्तर दक्षिण कहीं भी, तो जाति तो जो है अहम है। और उत्तर प्रदेश जो जहाँ जाति के आधार पर ही चुनाव होते हैं, और अभी से नहीं, आप देखिए कि जिस तरह से वहाँ कांग्रेस का राज जब रहा तो ब्राह्मण ठाकुर के बीच की राजनीति रही, तो ओबीसी राजनीति का एक दौर सालों से चल रहा है। फिर एक बीच में दलित राजनीति का भी दौर आया है कि दलित वोटर और दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन, दलित ब्राह्मण कॉम्बिनेशन, जिस तरह के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर एक बुके बनाकर सरकारें बनाने की कोशिश हुई है। तो इस बार भी जब नतीजे आएंगे तो नतीजे में जब अंचल वाइज हम देखेंगे कि कहाँ क्या रहा, मिर्ज़ापुर में कैसा रहा या अन्य जो इलाके हैं पूर्वांचल में किस तरह के नतीजे रहे, और कौन सा इलाके ऐसे हैं जहाँ कास्ट जो अलग अलग जाति के लोग हैं ओबीसी में, उन्होंने क्या नॉन ओबीसी जो नॉन यादव ओबीसी वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। तो वहाँ ये राजनीति चलती रहती है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखिए कांग्रेस के पास खोने के लिए वहाँ क्या है। उन्होंने तो जो है प्रियंका गांधी को एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर यूज किया। 5 राज्यों के चुनाव में सबसे ज़्यादा प्रियंका गांधी ने वहाँ मेहनत की और सक्रिय भी दिखाई नहीं। उन्होंने जिस तरह से अपना कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने की कोशिश की है, यदि उनके लिए आधा 1% 2% वोट भी बढ़ता है तो भविष्य की राजनीति का रास्ता प्रियंका के लिए खुल जाता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो प्रयोग किया है, चाहे वो महिला वोटर का हो या जो दूसरे प्रयोग प्रियंका गांधी ने किए हैं राजनीति में, तो वो एक नई राजनीति की ओर उन्हें ले जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि कांग्रेस के पास कोई जातियों का कोई बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन नहीं था जिसके आधार पर आप चुनाव लड़ते। आप या तो बीएसपी के वोटर पर जाते जो मायावती जी का है, या फिर जो केवल मुस्लिम वोटरों की आप राजनीति करते जहां हिजाब के मुद्दे के कारण ध्रुवीकरण का खतरा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अच्छे ढंग से उसको प्ले किया और एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स से उसने काफ़ी हद तक उसमें ये सफल रही कि वहाँ धर्म के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हो पाया। जी मिथुन जी, प्रियंका गांधी ये वो नाम था जिसने पूरी कोशिश की। आपको लग रहा है ये वही चेहरा था जिसकी कोशिश पूरी काम हुई है, या ये कहें कि पूरी कोशिश काम आई है? क्योंकि आप पूरे चुनाव में देख लीजिए, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक चेहरे के साथ लड़ती रही, बाकी स्टार प्रचारक के तौर पर आगे जुड़ते गए। जितना दम जितनी मजबूती प्रियंका गांधी ने लगाई, बाकी की नज़र नहीं आई। देखिए, प्रियंका गांधी जी को वहाँ की जिम्मेदारी दी गई थी जिसको बखूबी उन्होंने निभाया है। और आप देखें 6% जहाँ हमारा वोट प्रतिशत है, हमारी सीटें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ से यदि मैक्सिमम कवरेज हमको मिलता है तो ये भी हमारी एक बड़ी सफलता है। और हमारा पहला टारगेट था कि वह हमारा जो निष्क्रिय संगठन था, जिसको कि कई बार हम लोगों ने अलायंसेस कर करके और भी ज़्यादा निष्क्रिय कर दिया था, उसको हम खड़ा कर दें और जनता के लिए विकल्प थोड़ा सा बड़ा कर दें। अब हमारा जो प्रयास है उसमें हमने कई नवीन चीज़ें डाली हैं कि समाज का भी एक रुख देखा जाए। यदि 40% वोट, यदि 50% आबादी 40% सीटें यदि 50% आबादी को दी जाती है तो उसका कैसा रिस्पॉन्स हो, मुझे लगता है बहुत ही उत्साहजनक होगा। हम डबल डिजिट में अपने वोट प्रतिशत को लेकर के जाएंगे, उसके आधार पे हमारी सीटें कन्वर्ट होंगी और हमारा कार्यकर्ता उत्साहित हो अगले चुनाव के लिए। ऐसे परिस्थिति में भी हम रहेंगे। लेकिन जो एग्जिट पोल के परिणाम हैं उसमें बीजेपी को जिस तरीके के प्रतिशत या जिस तरीके की सीटें दिखाई जा रही हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा राज्य जहां पर नदियों में लाशें वहीं, रेतों में लाशें गड़ा दी गई, ऑक्सीजन के लिए लोग मारे मारे फिरते रहे, जहां पर उत्तर प्रदेश में मतलब ऐसी अवस्था है कि जहां रोटी अगर नमक से लगा करके बच्चे खा रहे हैं, कोई पत्रकार उसको रिपोर्ट कर देता है तो उसके ऊपर रासुका लगा दी जाती है। यदि ऐसा राज्य जहां पर अभी तक आपने सुना होगा कि दलितों पर अत्याचार होते हैं, आदिवासियों को पहला राज्य जहां पे ब्राह्मणों पे अत्याचार की बात आ रही है, सवर्णों पे अत्याचार की बात आ रही है, तो ये किस तरीके का शासन, किस तरीके का राज भारतीय जनता पार्टी सामने लेकर के आई है, उसको मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी उत्साहजनक परिणाम होंगे, अन्य हमारे कॉम्पिटिटर्स के लिए भी होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नकारने का बहुत चलिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजीव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता हैं यूपी में। संजीव मिश्रा साहब, स्वागत है आपका। ये जो आपके चेहरे की खुशी जो है फोटो में मुझे दिख रही है, ये सर्वे से पहले की है कि सर्वे के बाद की है? देखिए, चूंकि मैंने उत्तर प्रदेश के 75 जनपद का लगभग दौरा किया है जी, तो मैं उस आधार पर आज
खुशी जाहिर कर रहा हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने हाथों हाथ लिया डबल इंजन की सरकार का जो विकास के काम थे, और जिस तरीके से वैश्विक महामारी कोरोना से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और उत्तर प्रदेश की जनता ने लड़ाई लड़ी है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास के काम हुए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जिस तरीके से चला और पूर्वांचल एक्सप्रेस की शुरुआत हुई, बुंदेलखंड नहीं, लेकिन एक्सप्रेस दानिश वे बन सिद्दीकी गया। साहब हैं, सपा के नेता हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब की बार जो है वो विजय रथ ऐसा चला है, विजय रथ में सपा को जो है वो बढ़त है, और वो कह रहे हैं कि 300 सीटों से ज्यादा हमारी पार्टी जीत रही है। ये वाकई एक उत्साह है या फिर गुस्सा है? क्या मैं इसका जवाब दे दूं? हाँ जी, दीजिए साहब, आप ही से मुखातिब हूँ। नहीं, वो मैंने देखा है 2017 में हाँ। जब समाजवादी पार्टी का काम बोलता था, तो फिर वो एक पार्टी थी जो कह रही थी 27 साल यूपी बेहाल, उससे गठबंधन करने की क्या जरूरत पड़ गई जब आपका काम बोलता था। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, तो सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, तो मैं भी तमाम चैनलों पे बैठता था उस समय भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जी तो मैंने देखा कि 80 में 80 सीटें सपा बसपा गठबंधन की आ रही थी जी। और रिजल्ट सबके सामने है। तो ये हमेशा हर मौके पे जब चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में, ये इसी तरीके की बातें करते हैं, और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद ईवीएम पे का या कहीं कोई और दानिश सिद्दीकी साहब इस बात को सुन रहे होंगे। दानिश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी जी, आप पूछ रही है। संजीव भाई कर रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है। जिस तरीके से जुमलों की बात करती आई है भाजपा, जुमलों पे काम करती आई है, तो वो जनादेश 10 मार्च को बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी किसके साथ है, के साथ जनता किसके साथ है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, 10 मार्च की बात 10 मार्च को हो जाएगी ना सर। आज की बात हम सर्वे को लेकर कर रहे हैं। आपने जो लगातार मुद्दे उठाए थे, जिन मुद्दों को लेकर आरोप लगाए थे, क्योंकि जनता भाई, आपने जिस व्यक्ति से जो वादे किए, आपने अपना मैनिफेस्टो बनाया, आपने लगातार जो सरकार थी उसके खिलाफ भी माहौल बनाया, क्योंकि आप विपक्ष में थे, आपको काम करना था, आपके पास एक सीधा रास्ता भी था जिसमें बसपा और कांग्रेस को आप साथ में जोड़ सकते थे, फिर भी आप अकेले लड़े। तो अब अकेले लड़ने में आपको ये लग रहा है कि अब अकेले की लड़ाई थी या बाद में गठबंधन कर लेंगे? जरा आप खुल के बताइए। अब तो आ गए हैं, एग्जिट पोल आ गए हैं। नहीं, हम लोग ने अकेले गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा है। हमारे और अन्य दलों ने जो जिस तरीके से जो है समर्थन दिया है, जनता ने उन कांग्रेस के साथ पटरी क्यों नहीं बैठ पाई? सरकार बना रहे हैं जी, ये हमारे राष्ट्रीय नेता का फैसला है, उनका और हम लोग खुद लड़ रहे हैं। जनता हमारे साथ मिलकर लड़ रही है इस उत्तर प्रदेश की सरकार को, भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। तो गठबंधन की बात करने की कोई जरूरत ही नहीं। जिस दलित की, अल्पसंख्यक की आप बात करते थे, वो रैलियों में तो भीड़ दिखी थी, वो भीड़ वाकई वोट में कन्वर्ट हो पाएगी क्या? बिल्कुल कन्वर्ट हुई है, और ये 10 मार्च को जनादेश आएगा, जनता जनार्दन का जनादेश आएगा। मैं इस पे लेता हूँ संजीव मिश्रा साहब, देखेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो है डबल इंजन, क्या उनके इंजन ही फेल हो गए हैं, उनके ड्राइवर इधर उधर भाग रहे हैं। और ये संजीव मिश्रा साहब, आप सुन रहे होंगे, कह रहे हैं कि आपके डबल इंजन के ड्राइवर उतर गए, इधर उधर भाग रहे हैं। अब ये तो यही देख रहे होंगे, इसलिए वो एक साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, और जब ये पहले पता चल चुका है। ये स्वप्न देख रहे हैं और रात के अंधेरे में ये देखते होंगे सपने में कि किस तरीके से ड्राइवर्स भाग रहे हैं। लेकिन जो ड्राइवर्स भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो मुझे लगता है कि दोनों नौजवान 10 के बाद जिस तरीके से भागने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है। अरे 5 साल में विपक्ष तो कहीं था ही नहीं, विपक्ष की कोई भूमिका ही नहीं थी। किस तरीके से कोरोना की वैक्सीन को कहा गया कि ये भाजपा की वैक्सीन है, किस तरीके से लॉकडाउन जब हो रहा था तब कहा गया कि साहब ये लॉकडाउन क्यों हो रहा है, जब लॉकडाउन खोला जा रहा है धीरे धीरे तो आपको आपत्ति थी। आप केवल ट्वीट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ते रहे, ना अपने जनता से कोई कनेक्टिविटी रखी, ना जनता से कभी कोई किसी तरीके का तालमेल रखा। लेकिन सपा, संजीव मिश्रा साहब, जो सपा कह रही है,
उससे बहुत ज्यादा इतर कांग्रेस की भी बात नहीं है। हमारे साथ मिथुन अहिरवार जी है, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के, जरा उनसे भी सुन लीजिए कि यूपी में वो खुद भी दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। मिथुन जी जरा अपनी बात पहुंचाइए। देखिए, मैंने तो साफ कहा कि जिस पार्टी के राज्य में, मतलब ये केंद्र सरकार ने इनको सर्टिफिकेट्स दिए हैं कि सबसे ज़्यादा बलात्कार यदि किसी प्रदेश में हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा दलित अत्याचार किसी पर हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा गरीबी अगर कहीं है, 8 करोड़ लोग यदि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं एज लेबरर्स तो उत्तर प्रदेश में है। यदि हाथरस जैसे कांड होते हैं, यदि कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो जब 17 में इनकी सरकार आई तो कुलदीप सिंह सेंगर जी पर पॉक्सो लग गया, जिसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, और भारतीय जनता पार्टी का शासन बड़े होते होते सबसे ज्यादा बलात्कार करने वाला प्रदेश बन गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो यही संकल्प लिया था। योगी जी को आज पहली बार मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में जब प्रस्तुत किया जा रहा है तो इस चेहरे का नकारा जाना बिल्कुल निश्चित है, और इसी कारण पिछले बार भी उनको चेहरा घोषित नहीं किया गया था। हर समाज से बोल दिया गया, दलितों से बोला ये मुख्यमंत्री होंगे, ब्राह्मण से बोला ये मुख्यमंत्री होंगे, ठाकुरों से बोला ये मुख्यमंत्री होंगे, ओबीसी से बोला ये मुख्यमंत्री होंगे, बना दिया योगी जी को। आज तक वो चुनाव नहीं जीते, आज तक वो एमएलसी की सीट से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। संजय मिश्रा योगी साहब, रिएक्शन आपका? तो मैं इनका जवाब देखिए, जिस तरीके की ये बलात्कार की चर्चा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये राजस्थान की रिपोर्ट इनके हाथ में लग गई है। क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से अभी एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसका कोई पुरता हाल नहीं था, जिस तरीके से राजस्थान के नौजवान उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर प्रदर्शन करते हुए देखे गए, मुझे लगता है कि राजस्थान की रिपोर्ट देख रहे हैं। अब इनको बताइए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की प्रचंड बहुमत की सरकार आ रही है, 10 मार्च से पहले ही इसको स्वीकार कर लेना चाहिए था, मुझे लगता है। और कांग्रेस की मैं क्या बात करूं, कांग्रेस का ना उत्तर प्रदेश में संगठन है, ना स्थितियां है, ना कोई परिस्थितियां। कांग्रेस भी अगर सरकार बना रही तो मुझे लगता है, मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि यहाँ पर अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस भी लड़ रही होती तो मुझे लगता है वो भी यही बात कहती कि हमारी सरकार बन रही है। एक 20 सेकंड का रिएक्शन मिलूंगा, रोक रहा हूं सर आपको, मिथुन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये आदरणीय साथी कि मैं ये राजस्थान की रिपोर्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट है। मोदी जी, अमित शाह जी इसको जारी करते हैं, तो ये आपके किए हुए काम का प्रमाण पत्र है। जी जी, कुछ चेक कर लीजिए उसको, शायद मुझे लगता है राजस्थान वाली आ गई। आप लोग क्या पढ़ते लिखते नहीं है भाजपा के लोग? यदि पढ़ेंगे तो आपको जानकारी हासिल होगी कि एनसीआरबी का डेटा अभी चेक कर लीजिए, अभी चेक कर लीजिए सर। एनसीआरबी के अनुसार सबसे ज्यादा बलात्कार कहाँ होते हैं, सबसे ज्यादा दलित अत्याचार कहाँ होते हैं? राजस्थान में। मैं बताता हूँ, राजस्थान में 2017 तक होते थे ये एनसीआरबी का डेटा। हमारी सरकार आई तो राजस्थान आज तीसरे चौथे नंबर पे, उत्तर प्रदेश आज पहले नंबर पे, क्योंकि आपकी सरकार वहां, तो जहां जहां आप होते हैं वहां आप दलित आदिवासी पर अत्याचार करते हैं, वहां आप महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। हाथरस कैसे भूल गए आप लोग? क्या ये सच नहीं है कि आपके ही एक विधायक मंच पर कान पकड़ के उठक बैठक लगा रहे थे, यही मुद्दे लेकर गए थे चुनाव में? अब केवल एग्जिट पोल पर बातचीत होगी। मुझे लगता है कि ये सारे मुद्दे चुनाव में जा चुके हैं। आप सब बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से 5 राज्यों का एग्जिट पोल एक बार फिर से आपको विस्तार से दिखाने की कोशिश करते हैं। 5 राज्यों के विधानसभा का एग्जिट पोल। बीजेपी यूपी में 262 से 277, कांग्रेस 3 से 8, सपा 119 से 134, बसपा 7 से 15। उत्तराखंड में 26 से 32 बीजेपी, 32 से 38 कांग्रेस और लगभग 2 तक आप। पंजाब की बात कर ले, 1 से 4 बीजेपी, कांग्रेस 19 से 31। आपको देखिए यहां आंकड़ा 76 से 90 तक जाता है। अकाली दल 7 से 11 तक। गोवा में बीजेपी की 14 सीटें दिख रही है, कांग्रेस की 16, आपकी 4, अन्य की 6। ये एग्जिट पोल गोवा का फिलहाल सामने आया है। मणिपुर में जी न्यूज का सर्वे है, 38 से 32 सीटें, 32 से 38 सीटें बीजेपी की, कांग्रेस की 12 से 17, 5 से 10 अन्य की। चलिए संजीव मिश्रा साहब, आपने कहा कि 70 जनपदों में आप गए होंगे। एक नारा चला था यूपी में काबा, भैया या बाबा। अब जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे कौन से मुद्दे रहे जिन पर जनता ने आप पर भरोसा जताया होगा? क्योंकि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो आपकी पुरानी सीटों को जरूर कम कर रहा है, तो कहां चूक लग रही है एग्जिट पोल के अनुसार?
नहीं, देखिए चूक तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ये स्थानीय स्तर पे जो विधायक होते हैं उनका क्षेत्र में किस तरीके की पकड़ और किस तरीके का काम और किस तरीके से जनता की खुशी और नाखुशी होती है, ये उस पर मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। लेकिन जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार का है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से अपराधी और गुंडे हावी थे उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से माफियाओं ने गरीबों की और सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा था, उसको जिस तरीके से खाली कराया है, गुंडों अपराधियों पर नकेल कसी गई, जिस तरीके से सारी चीजों में, अगर मान लीजिए आप कोरोना की बात करें, जो 2 साल से ऊपर हम लोगों ने उसको फेस किया है, तो कोरोना में हमारे मुख्यमंत्री जी कोरोना पॉजिटिव हुए, उसके बाद भी वो जनपदों में, जिलों में जाकर के अधिकारियों को निर्देश देना, बढ़िया तरीके से काम होना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं। जहाँ विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, विपक्ष की कोई भूमिका नहीं थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से अपने घर में खाना बना करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये सच्चाई है। यहाँ उत्तर प्रदेश में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक है, उन्होंने एक पूरी अपनी रसोई खोल रखी। 1.5 महीने कम से कम उन्होंने तो घर लोगों को खाना भिजवाने का काम किया। तो ये इस तरीके से है। मैं एक व्यक्ति का क्या बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हाथों हाथ लेकर के काम किया है, उसका परिणाम 10 मार्च को आने वाला है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक तरफ जहां विपक्ष था नहीं पासा, और जहां हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत से लगी हुई थी। अब जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी का है, तो हमारे साथी बैठे हैं, पुरानी बातें करने से बहुत ज्यादा मतलब नहीं। लेकिन चूंकि 2012 में जब इनका मैनिफेस्टो था, तो इन्होंने कहा था मुसलमानों को आरक्षण देंगे। इन्होंने हाई स्कूल के बच्चों को कहा था हम टैबलेट देंगे। ना हाई स्कूल के बच्चों को आपने एक भी टैबलेट दिया 5 साल की सरकार में, और ना ही मुसलमानों को आरक्षण के नाम पर आपने कोई काम किया। यही हालत रही कि 2017 में जो सवाल होगा, अगर आप सुन रहे हैं तो वो 50 के नीचे 47 पर आ गए। मुझे लगता है कि इसमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है। जो कमिटमेंट आपने जनता से किए थे, उन पर आप खरे नहीं उतरे। 2017 में आपको परिणाम मिल गया। उसके बाद की 5 साल की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी आपका कोई ऐसा जनता से कनेक्टिविटी या जनता का ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिसके आधार पर आप जनता के बीच में गए हो। आज आप किस आधार पर कह रहे हैं? अच्छा, मैं समझता हूँ कि ठीक है, आप वहाँ के प्रवक्ता हैं, वहाँ के पदाधिकारी हैं, वहाँ के साथी हैं, वहाँ के नेता हैं, आपका ये हक बनता है कि भारतीय समाजवादी पार्टी की सरकार बने, लेकिन उसका कुछ आधार भी तो बताओ। कहीं कुछ इस तरीके की अगर कनेक्टिविटी होती, इसी पर मैं रिएक्शन लूंगा। दानिश सिद्दीकी साहब, वो 17 में आपको जवाब सुना होगा आपने संजीव मिश्रा साहब को, उसी पर जवाब चाह रहा हूं आपका। जी हाँ, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी हर मुद्दों पे रही, चाहे वो किसान मुद्दा रहा हो, छात्रों का मुद्दा रहा हो, बेरोजगारों का मुद्दा रहा हो और भुखमरी का मुद्दा रहा हो, बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, हर मुद्दे पे समाजवादी पार्टी खड़ी रही हर वक्त। चाहे वो इनके जितने भी रोजगार के नाम पे इन्होंने शिक्षा, छात्रों को जो मांग कर रहे थे, अपने रोजगार की मांग कर रहे थे, छात्र हो, कर्मचारी वर्ग हो, सबको लाठियों से पीटने का काम किया। ये आप बताएं कि उन्होंने क्या काम किया है। और रही बात उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात आती है, तो आखिर बीजेपी ये बात क्यों करती है कि गुंडा राज बढ़ जाएगा? ये आपके फेवर में गया? ऐसा नहीं है, बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने विकास का काम किया है। अब माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से काम किया है, वो विकासवादी सोच आगे बढ़ेगी और जनता इसका जो है फैसला कर चुकी है और 10 मार्च को आप लोगों के सामने भी ये आ जाएगा। चलिए, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके बाद